बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। हेमंत सोरेन जो जनवरी तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी वो रांची में होटवार में जो बिरसा मुंडा कारागार है वहां पर वो जेल में बंद है, उस कारागार में बंद है। वो ईडी के द्वारा उनको आरोपित करके उन पर जांच पड़ताल की गई और अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ईडी ने इसी मामले में, जिस जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन जेल में है, उससे संबंधित चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल किया है। अब उस चार्जशीट में 2-3 बिल हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हैं जो आपको बिल दिया जाता है वही बिल है। एक बिल है टीवी का, स्मार्ट टीवी का, वो 2022 में खरीदी गई है। एक फ्रिज जो 2017 में खरीदी गई है। अब खरीदार कौन है? तो जो 2017 में फ्रिज खरीदी गई है उसमें खरीदार का नाम है रोहित मुंडा, बाप का नाम संतोष मुंडा, और उस बिल पर जो पता अंकित है वो जिस विवादित जमीन के मामले में हेमंत सोरेन अभी न्यायिक हिरासत में है या जेल में है, वो उसी जमीन का उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। जब स्मार्ट टीवी खरीदा गया जो 2022 में खरीदी गई, उस पर नाम है खरीदार का खुशबू मुंडा, बाप का नाम संतोष मुंडा, और उस बिल पर भी जो पता दिया गया है वो वही विवादित जमीन है। बरियातू स्थित जो बरियातू रोड में बरगाई अंचल में जो जमीन है 8.86 एकड़, उसी जमीन का पता दिया हुआ है। अब ये जो बात है ये हेमंत सोरेन के लिए ठीक नहीं है, वो उनकी परेशानी को और भी बढ़ाएगी। अब कैसे बढ़ाएगी ये मैं आपको आगे बताता हूं। जब 14 अगस्त 2023 को ईडी ने हेमंत सोरेन को पहला सम्मन भेजा कि आप आइए, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस जमीन से संबंधित, और इनको सम्मन भेजा कि आप पूछताछ के लिए हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 14 अगस्त 2023। 15 अगस्त को तो सभी कार्यालय बंद रहता है। 16 अगस्त को, माने अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सम्मन मिलने के ठीक दूसरे दिन, क्योंकि 15 अगस्त को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि उस दिन तो छुट्टी होती है। जो वर्किंग डे होता है, जो 14 अगस्त के बाद 16 अगस्त को होगा, उसी दिन ये राजकुमार पाहन जो है वो शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट जो होता है, सार कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहां पहुंच गया और उसने कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी कि भाई वो जो जमीन जिसमें हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन को जो सम्मन भेजी ईडी ने, वो जमीन जो है मेरे कब्जे में है और ये पूरी कार्रवाई आप पूरी करें। और ये पूरी कार्रवाई हेमंत सोरेन के जेल जाने से 2 दिन पहले राजकुमार पाहन के नाम पर कर दिया गया। अब जो है हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई वो जमीन तो मेरा कभी था ही नहीं, वो तो राजकुमार पाहन का जमीन है, वो उसके कब्जे में है। लेकिन ये जो 2 बिल अभी सामने आया है, ये जो 2 बिल है, एक स्मार्ट टीवी का और दूसरा फ्रिज का, और इन दोनों पे जो पता अंकित है और जिन 2 लोगों का नाम है, वो परेशानी खड़ा करता है। वो जो इतने दिन में बड़े सावधानी से, चालाकी से जो पूरा का पूरा एक कहानी गढ़ा गया था हेमंत सोरेन को बचाने के लिए, ये उस पूरे कहानी को ध्वस्त कर देता है। कैसे ध्वस्त करता है? ईडी ने पहले दिन से कहा है कि उस जमीन पर हेमंत सोरेन ने एक केयर टेकर को नियुक्त किया था जो वहां उसी जमीन पे रहता था। उसका नाम है संतोष मुंडा,
और ये जो रोहित और खुशबू जिनके नाम पर बिल है, उसका बाप जो है वही संतोष मुंडा है। और वो क्लेम करता है इस बिल के तहत कि हम वहीं पे रहते हैं, अर्थात वो संतोष मुंडा जो है उसके कब्जे में है, वो उस जमीन का केयर टेकर है। और अब तक जो ये राजकुमार पाहन की कहानी बनाई गई थी वो पूरी कहानी झूठी है। लेकिन झूठ जो है यहीं पे समाप्त नहीं हुई। एक और बिल भी, एक और कागजात भी जो है ईडी ने कोर्ट में सबमिट किया है। वो है बिजली का जो आप मीटर प्राप्त करते हैं, अगर आप बिजली का कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको सारे कागजात के साथ में बिजली ऑफिस जाना पड़ता है और फिर आपके नाम पे कनेक्शन जो है वो देता है और आपको एक मीटर लेना पड़ता है। यहां पे फिर एक तीसरा व्यक्ति आ गया जो बड़ा ही क्लोज है हेमंत सोरेन का, उसका नाम है हिलेरियस। उसका नाम ही है हिलेरियस। तो हिलेरियस जो है तीसरा व्यक्ति है। वो जो मीटर वहां पर लगा वो उसके नाम पे लगा हुआ है। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि राजकुमार पाहन जो अब तक क्लेम कर रहा था उसका पूरा का पूरा क्लेम गलत है और उसको अधिकारियों के मिली भगत से, झारखंड में जो अधिकारी हैं उनके मिली भगत से जो है उस जमीन पे उसके कब्जा के कागजात को बनाया गया है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। तो इससे जो है हेमंत सोरेन जो अब तक जो दावा कर रहे थे कि उस जमीन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। और जिस तरह से ईडी खंगाल रही है इस केस को, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। क्योंकि जो इनका प्रेस सलाहकार पिंटू महोदय था, तो पिंटू ने वहां पे जाकर के अपनी सारी जो भी उसको पता था वो अवैध खनन संबंधी मामले में है, उसने बक दिया। अब अवैध खनन मामले संबंधी मामले में एक बड़ा मसला ये भी है, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन उस मामले में फंस चुके हैं और उनकी सदस्यता के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने जो पत्र भेजा था कि इनको रहना है इस पद पे या हटाना है, वो गवर्नर के पास आया और गवर्नर ने कभी उसको खोला ही नहीं। वो जो उस समय का गवर्नर था वो चला गया, फिर अभी जो वर्तमान में गवर्नर वो भी आ गए, लेकिन उन्होंने भी कभी उस पत्र को खोलने की हिमाकत नहीं की। और वो पत्र जो है, जब हेमंत सोरेन माइंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने ही नाम पे माइंस आवंटित कर लिया था। तो ये मामला उससे संबंधित था। लेकिन अभी जो मामला है ये भी माइनिंग से ही संबंधित है, जिसमें पिंटू फंसा हुआ है। उसके बाद जो है जो आर्किटेक्ट है, वो क्या नाम उसका, विजय कुछ, वो जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने उस चैट को देखा होगा जो मैसेज हेमंत सोरेन और इस आर्किटेक्ट के बीच में हुआ है, तो आर्किटेक्ट जैसे लगता है उसको ऑर्डर दे रहा है कि भाई इसको देख लो। वो एक चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा है और वो उसको कह रहा है देख लो, अभी हम पैसा लिए नहीं है लेकिन हम ले लेंगे। तो लेके करोगे क्या, किसको पहुंचाओगे? तो मामला ये तीसरा है। लेकिन ईडी ने एक और भी बात कोर्ट में कही है कि हेमंत सोरेन ने अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था कि हमको जो है ये हम आदिवासी हैं इसलिए मुझे ये प्रताड़ित कर रहा है। तो बोला कि ये इनके शक्तियों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग का मामला है। और इन्होंने सिर्फ ईडी के अधिकारियों को ही नहीं, जो CRPF के जवान वगैरह जो थे उन सबके खिलाफ भी इसने जो है ST/SC एक्ट में मामला दर्ज करवाया। ये तो भला हो कोर्ट का कि देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। हालांकि ये लोग हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक जो प्रमुख स्तंभ है कोर्ट, वो जिंदा है। और उसने फिर उस मामले में स्टे लगा दिया, जो रांची हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया। नहीं तो यहाँ की पुलिस जो है वो तो ईडी को उठाने पे, उसको गिरफ्तार करने पे तुली हुई थी। जो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये मामला ये होने जा रहा था, लेकिन कोर्ट के कारण लोग बच गए। लेकिन इस बीच में जेएमएम के लिए एक अच्छी खबर है। जहां हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा
बैकफुट पे है और होना भी चाहिए। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी गाल बजा लें, जो सत्य है वो सत्य है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो आपको भी मानना पड़ेगा और झारखंड के लोगों को ही मानना पड़ेगा, ये सबको मानना पड़ेगा। आप उससे कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, कानून से ऊपर तो है नहीं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर इनके लिए क्या आई है। खबर जो है कल्पना सोरेन संबंधित है। कल्पना सोरेन, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था दोस्तों, कि वो जो रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, महारैली हुई थी, उसमें इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व किया था। ये वहां पे गई थी, वहां पे वे सोनिया गांधी से मिली, केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल उससे भी मिली और बड़े बड़े नेताओं से मिली। अब तक जो है इंडिया अलायंस का जो भी रैली, संयुक्त रैली कहिए, वो सिर्फ 2 जगहों पे हुआ है। एक बॉम्बे में, जिस दिन राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को खत्म कर रहे थे, तो उस दिन एक रैली बॉम्बे में हुई थी, मुंबई में हुई थी, और दूसरा जो है वो रामलीला मैदान, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था, वो दिल्ली में हुई। अब इसी क्रम में जो तीसरी रैली होगी वो रांची में होगी और वो 26 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल को रांची में एक महारैली किया जाएगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 28 दलों के नेता उस एक साथ मंच साझा करेंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े नेता, अखिलेश यादव, उन सब की बात की जा रही है कि वो सब लोग यहाँ पर आवेंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है कल्पना सोरेन ने अपने कंधों पे ले ली है। और कल्पना सोरेन इस क्रम में इस रैली को सफल बनाने के लिए वो प्रखंड स्तर तक के जो जेएमएम के जो भी उनके पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, उन सब के संपर्क में, उनके साथ में बैठक कर रही है। और उनका दावा है कि कम से कम 5 लाख लोग इस रैली में भागीदारी करेंगे। इससे झारखंड के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उसके उम्मीदों पर क्या असर पड़ेगा, कितना वो प्रभावित कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि इससे कल्पना सोरेन का कद राजनीतिक रूप से और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो अभी जो मैंने दूसरे जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वैसे भी जेएमएम में कुछ है नहीं। जो कुछ लोग हैं वो पर्दे के पीछे हैं। उनका जो है सो कोई भी आम लोगों से कोई जन सरोकार उनका है ही नहीं। वो बस जो कहते हैं ना कि वो आर्म चेयर थिंकर्स, तो वैसे आर्म चेयर लीडर्स हैं ये लोग। इनके पास में अपना कोई जनाधार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कल्पना सोरेन बढ़ रही हैं, ये हेमंत सोरेन के बाद अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जनाधार को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और कहीं ना कहीं बसंत सोरेन सरीखे नेता या और भी जो भी उनके घर वगैरह के जो भी नेता है, वो इनके सामने फीका नजर आने लगा है। उनकी अब कोई हैसियत रह नहीं गई है। वो मंत्री हैं, मंत्री बनिए, काम कीजिए, मलाई खाइए, सो जाइए। आप अगले चुनाव आवेगा, आप उसमें भी मेरे नाम पे, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के नाम पे जीत जाइए। इससे ज्यादा आपका अब इस पार्टी में कोई वजूद नहीं रह गया है। तो ये दोस्तों एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे मुख्य चीज वो क्या है कल्पना सोरेन का, वो सिर्फ अपने पार्टी के लोगों से ही बात नहीं कर रही, जो यहाँ पे उनके एलाई हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जैसे कांग्रेस है, माले हैं, आरजेडी हैं, भले ही उसका कोई बहुत ज्यादा एक है उनके, वही मंत्री भी भोक्ता साहब, लेकिन वो सबके कांटेक्ट में है। वो सबके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर रैली को सफल बनाया जाए। और इसके लिए जो है वो कांग्रेस के जो यहाँ पे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, उन सबसे मिल रही हैं। ये एक अच्छी बात है। और यही सहयोग के बल पे किसी भी गठबंधन या कोई भी पार्टी मजबूत होती है। तो दोस्तों देखिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चार्जशीट दायर किया गया है, उससे अब हो सकता है वकील लोग उसका कोई काट निकालें, क्योंकि अभी तो सिर्फ ईडी ने अपना पक्ष रखा है। अभी हेमंत सोरेन को भी कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। तो चिंतित मत होइए, जब उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे, कुछ न कुछ तोड़ निकालेंगे। आखिर वकील किस बात का के लिए होता है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। और तब तक ये कीजिए, उम्मीद कीजिए कि कल्पना सोरेन और मजबूत हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र कभी बहुत स्वस्थ नहीं हो पाता है। अर्थात लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है
कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही मजबूत हों, दोनों में ही 19 और 20 का ही फर्क होना चाहिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।